हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम ये जो हमारा लॉट कंट्रोल टेक्निक चैप्टर चल रहा है उसका ये सेकंड लेक्चर है और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन 19 में दिया क्या हुआ है। इफ़ द प्रोपोर्शन डिफेक्टिव ऑफ अ लॉट इज 5%, दैट मीन्स P डैश दिया हुआ है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस अंडर द प्लान 1000, 100, 2। इसका मतलब होगा कैपिटल N 1000 मीन्स एक लॉट है 1000 यूनिट्स का, स्मॉल n 100 जिसमें से हमने 100 का सैंपल लिया, और जो डिफेक्ट होने चाहिए वो मैक्सिमम 2 होने चाहिए, दैट मीन्स C इज इक्वल्स टू 2। अब अगर C टू 2 हो, मैक्सिमम 2 होगा, दैट मीन्स 0, 1 एंड 2। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। So find the probability of acceptance under the plan 100, 1000, 100, 2 e raised to -5। अब यहाँ पर e raised to -5 का वैल्यू दिया हुआ होगा। हमेशा जब भी ये वैल्यू 200 से ज़्यादा होगी ना, तो आपको पॉइजन मेथड यूज़ करना है। यहाँ पर देखिए n जो है, जो लॉट साइज़ है वो 1000 है। अब लास्ट मैंने आपको सिखाया था यहाँ पर जब हमने फॉर्मूला की थी कि जब n का वैल्यू अप टू 200 हो ना, तो आप हाइपर यूज़ करोगे, 200 से ज़्यादा है तो पॉइजन यूज़ करेंगे। यहाँ पर तो जो लॉट साइज़ है वो 1000 यूनिट्स का है। अब अगर लॉट साइज 1000 यूनिट का है तो यहाँ पर हमें पॉइजन यूज़ करना पड़ेगा। पॉइजन यूज़ करने के लिए फॉर्मूला क्या होगी? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करने के लिए फॉर्मूला है probability of x is equals to e raised to minus np dash raised to d and divide by d factorial। now यहाँ पर हमें सबसे पहले np dash की ज़रूरत होगी। np dash क्या होगा? np dash is equals to 100 into नाउ P डैश आपको 5% दिया होता, P डैश इज इक्वल्स टू 5%। 5% का मतलब होता है 5/100 और उसका जो वैल्यू आता है वो है 0.05। P डैश का वैल्यू है 0.05 एंड स्मॉल n का वैल्यू है 100। 100 इंटू 0.05 इज इक्वल्स टू 5। अब हम ये वैल्यूज़ जो हैं, ये वैल्यूज़ इस फॉर्मूला में रखेंगे, लेकिन यहाँ पर d दिया हुआ है और d के हमारे पास 3 वैल्यू है, 0, 1 एंड 2, तो तीनों को एक एक करके रखेंगे। पहले मैं d की वैल्यू 0 रखूँगा, देन 1 रखूँगा एंड देन 2 रखूँगा। e रेज टू माइनस np डैश, e रेज टू -5 इंटू 5 रेज टू 0 डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल प्लस e raised to -5 into 5 raised to 1 divided by 1 factorial plus e raised to -5 5 raised to 2 divided by 2 factorial। ये वैल्यूज़ दी हुई हैं जो हमें d के, वो हमने यहाँ पर रख दिए। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। e रेज टू -5 सेम, 5 रेज टू 0 1 होता है, किसी का भी पावर 0 होना तो वो वैल्यू 1 हो जाती है। 5 रेज टू 0 भी 1 होगा, 10 रेज टू 0 भी 1 होगा, 100 रेज टू 0 भी 1 होगा। यहाँ पर x रेज टू 0 दिया हो ना तो भी 1 हो जाएगा, किसी का भी पावर 0 हो तो वैल्यू 1, 0 फैक्टोरियल 1। e रेज टू -5 इंटू 5 डिवाइड बाई 1, e raised to -5 25 divided by 2। यहाँ पर क्या होगा? फाइनली e raised to -5 इंटू 1/1 प्लस 5 इंटू
e raised to -5 प्लस 25/2 12.5 e raised to -5। अब तीनों में से e raised to -5 बाहर कॉमन निकाल रहा हूँ। सो e raised to -5 कॉमन, तो अंदर बचेगा 1 प्लस यहाँ पर e raised to -5 कॉमन, सो 5, और यहाँ पर e raised to -5 कॉमन निकल गया, सो 12.5। सो 12.5 प्लस 5 17.5 प्लस 1। सो यहाँ पर अब e raised to 5 का वैल्यू रख देते हैं। e raised to 5 का वैल्यू क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 0.006737, जैसे दिया हुआ है वो ही लिखेंगे 0.006737 एंड इनटू 12.5 17.5 एंड 1 18.5। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 18.5 इंटू 18.5, सो आंसर आएगा 0.1246 0.1246। सो ये हमने क्वेश्चन नंबर 19 सीखा, जिसमें हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन सीखा, जिसमें e raised to -np dash np dash raised to d upon d फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला हमें कैसे यूज़ करनी है वो हमने देखा। नाउ नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 16। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन 16 में क्या दिया हुआ है। फॉर अ सिंगल सैम्पलिंग प्लान 50 12 1, इसका मतलब है कि जो लॉट साइज है कैपिटल N वो 50 है, उसमें से 12 यूनिट्स का सैंपल लिया है, दैट मीन्स स्मॉल n 12, C इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स मैक्सिमम डिफेक्टिव 1 होंगे तो चलेगा, एंड D इज इक्वल्स टू, अब मैक्सिमम 1 डिफेक्टिव होंगे दैट मीन्स 0 और 1 डिफेक्टिव हो सकते हैं, मैक्सिमम 1 मीन्स 1 या लेस देन 1। फाइंड द प्रोड्यूसर्स रिस्क एंड कंज्यूमर्स रिस्क इफ AQL 0.04 एंड LTPD 0.08। AQL का मतलब होता है, आपको यहाँ पर देखिए सब दिया हुआ है, मैं फिर भी आपको एक बार कंफर्म कर लूँ कि AQL की मीनिंग होती है एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल, जिस लेवल पर कंज्यूमर प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करता है, एंड LTPD होगा लॉट टॉलरेंस प्रोपोर्शन डिफेक्टिव। ठीक है, सो ये जो है हम इसे P1 से शो करते हैं, और ये जो है LTPD जो होता है उसे हम P2 से शो करेंगे। ये है प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव, ये है प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव, बट हम इसे P1 एंड P2 से शो करेंगे। सो फर्स्ट हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है प्रोड्यूसर्स रिस्क एंड कंज्यूमर्स रिस्क। सो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे प्रोड्यूसर्स रिस्क, तो यहाँ पर मैं हेडिंग दे देता हूँ कि हमें प्रोड्यूसर्स रिस्क कैलकुलेट कर रहे हैं फर्स्ट। प्रोड्यूसर्स रिस्क। नाउ प्रोड्यूसर्स रिस्क में जो हमें AQL दिया हुआ है एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल, उसे हम P1 डैश कहेंगे, P1 डैश, और वो दिया हुआ है 0.04। अब सबसे पहले आपको n का वैल्यू देखना है। n का वैल्यू 200 से कम है तो आपको हाइपर ज्योमेट्रिक यूज़ करना है, और 200 से ज़्यादा है तो पॉइजन यूज़ करना है। कहाँ देखा आपने ये? तो देखिए हाइपर ज्योमेट्रिक व्हेन n इज़ अप टू 2, एंड अगर n 200 से ज़्यादा है तो पॉइजन यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर कैपिटल N का वैल्यू 50 है, 50 है तो हमें हाइपर ज्योमेट्रिक यूज़ करना होगा,
और हाइपर ज्योमेट्रिक में हमें क्या चाहिए होता है, तो हमें NP डैश चाहिए होता है। अब P1 डैश लिखने के बाद जहाँ पर भी मैं प्रोड्यूसर्स रिस्क में P डैश लिख रहा हूँ, दैट मीन्स मैं ये P1 डैश यूज़ करूँगा, ठीक है। सो NP डैश 50 इंटू 0.04, सो 50 इंटू 0.04 हो जाएगा 2। नेक्स्ट हमें चाहिए होता है N माइनस NP डैश, सो N माइनस NP डैश इज इक्वल्स टू N की वैल्यू है 50 माइनस NP डैश 2, आंसर हो जाएगा 48। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ X। नाउ उसके लिए फॉर्मूला क्या है हाइपर ज्योमेट्रिक की, NP डैश CD इंटू N माइनस NP डैश C N माइनस T डिवाइड बाय NCN डिवाइड बाय NCN। नो D का वैल्यू है 0 and 1, तो पहले मैं 0 रखूँगा फिर 1 रखूँगा। मैंने आपको बताया NP डैश का वैल्यू 2 है, सो पहले 2C0 N माइनस NP डैश का वैल्यू है 48, सो 48C। नाउ N माइनस D, स्मॉल n कितना है 12, एंड 12 माइनस 0 12 डिवाइड बाय 50C12। इसका मतलब समझो आप, 50 के लॉट में से 12 का सैंपल लिया है, 50 के लॉट में से 12 का सैंपल लिया है, 2 डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी है। सो डिफेक्टिव 0 निकला, सो 2C0। अगर 0 डिफेक्टिव निकला तो सारे के सारे गुड क्वालिटी के निकले होंगे। अब 50 में से 2 डिफेक्टिव हैं तो 48 गुड क्वालिटी के होंगे, सो 48C12। नाउ अब 1 डिफेक्टिव निकल रहा है, सो 2 में से 1 डिफेक्टिव निकल गया। टोटल हमें 12 का सैंपल लिया है, तो 48 में से 11 निकले होंगे, 48 में से 11 निकले होंगे। टोटल 12 का सैंपल लिया है जिसमें से 1 डैमेज क्वालिटी का निकला, नॉट गुड, सो 11 गुड निकले होंगे। 50C12। या तो फिर आप फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो कि यहाँ पर दिया हुआ है NP डैश CD, सो NP डैश का वैल्यू है 2, D का वैल्यू है 1, सो 2C1, 48C11 डिवाइड बाय 50C12। नाउ अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए हमें फैक्टोरियल यूज़ करने होंगे। सो आइए देखते हैं कैसे यूज़ करने होंगे। कॉम्बिनेशन की हम हेल्प लेंगे यहाँ पर। सो 2C0 का वैल्यू तो 1 हो जाता है, अगर हम लिखें तो भी चलेगा, ना लिखें तो भी चलेगा। सो 2C0 का वैल्यू तो 1 हो गया। नाउ इनटू 48C12 क्या होगा, 48 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 12 फैक्टोरियल इंटू 48 माइनस 12 36 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में है 50 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 12 फैक्टोरियल एंड 50 माइनस 12 38 फैक्टोरियल प्लस 2C1 में क्या होगा, 2C1 की वैल्यू 2 होगी, 48C11, सो 48 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 11 फैक्टोरियल एंड 48 माइनस 11 37 फैक्टोरियल डिवाइड करेंगे 50 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 12 फैक्टोरियल एंड 50 माइनस 12 38 फैक्टोरियल। सो नाउ अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो आपको पता है कि जो सबसे ज़्यादा नीचे डिनोमिनेटर में होता है वो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो सेम, अब मैं 1 नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी। सो 48 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल इंटू 38 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 12 फैक्टोरियल, 36 फैक्टोरियल एंड 50 फैक्टोरियल प्लस 48 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल इंटू 38 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 50 फैक्टोरियल, 37 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल। सो ये हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम यहाँ देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। जो कैंसिल हो रहा है उसे ट्राई करेंगे नियरर अमाउंट के साथ कैंसिल करने का। जैसे 12 फैक्टोरियल तो सीधा कैंसिल हो रहा है। नाउ 50 फैक्टोरियल को 48 के साथ मुझे कैंसिल करना है। तो कैसे कैंसिल करना होगा कि 48 और 50 ये कैंसिल हो जाएंगे। सो कैंसिल करने के लिए 48 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, अब जो डिनोमिनेटर में है 50 उसे मैं एक्सपांड कर रहा हूँ 50 इंटू 49 इंटू 48 फैक्टोरियल। तो ये 48 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। नाउ 36 कैंसिल करना है मुझे, 36। सो डिवाइड में 36 फैक्टोरियल, न्यूमरेटर में लिखा है 38 फैक्टोरियल। सो 38 इंटू 37 इंटू 36 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो अब सेम यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर थोड़े ज़्यादा हैं, ध्यान से देखना इसको। पहले तो 48 को कैंसिल करना है। सो 48 फैक्टोरियल 50 इंटू 49 इंटू 48 फैक्टोरियल, तो 48 कैंसिल हो जाएगा। नाउ 12 एंड 11 कैंसिल होंगे। सो 12 इंटू 11 फैक्टोरियल और डिवाइड में 11 फैक्टोरियल, 11 कैंसिल हो गया। नाउ 38 एंड 37, सो 38 इंटू 37 फैक्टोरियल डिवाइड में 37 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा। सो ऐसे हमें कैंसिल करना होता है यहाँ से। एक बार आप नोट डाउन कर लेना और फिर आप उसे समझना एक बार। 38, नाउ 38 इंटू 37 डिवाइड बाय 50 इंटू 49। सो फाइनली 38 इंटू 37 डिवाइड बाय 50 इंटू 49 प्लस यहाँ पर वैल्यू बची है 12 इंटू 38। और ये जो 2 मल्टीप्लाई में था यहाँ पर, ये सेम एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे 2, और सेम ये 2 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, रह गया था लिखना। सो 12 इंटू 38 इंटू 2 डिवाइड बाय 50 इंटू 49। ये जो 2 था ये यहाँ पर मैंने लिख दिया क्योंकि सेम हो जाएगा, और वही 2 यहाँ लिख दिया है। नाउ अब हम इनकी वैल्यूज़ देख लेते हैं। सो 38 इंटू 37 डिवाइड बाय 50 डिवाइड बाय 49, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.57387 है, तो 39, एंड ये हो जाएगी 12 इंटू 38 इंटू 2 डिवाइड बाई 50 डिवाइड बाई 49, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.3722। सो 0.3722 प्लस 0.5739 फाइनली हो जाएगा 0.96 0.96
0.9461। अब ये हमें आगे कैलकुलेट क्या करना है, ये तो हमारा px का वैल्यू आया है। सो क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि प्रोड्यूसर्स रिस्क कैलकुलेट करो। यहाँ पर क्वेश्चन हम क्या कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स रिस्क। सो प्रोड्यूसर्स रिस्क के लिए यहाँ पर आप फॉर्मूला लिख दो। प्रोड्यूसर्स रिस्क इज इक्वल्स टू, प्रोड्यूसर्स रिस्क को अल्फा कहते हैं। प्रोड्यूसर्स रिस्क को क्या कहेंगे, अल्फा। सो अल्फा इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी एक्स होगा। सो 1 माइनस पी एक्स का वैल्यू है 0.9461। सो 1 माइनस, तो ये आंसर आएगा 0.0539। तो देखें यहाँ पर आंसर क्या लिखा हुआ है, अल्फ़ा इक्वल्स टू 0.054 लिखा हुआ है। हाँ, सेम वैल्यू हो जाएगी, यहाँ 9 है इसलिए 4 कर दिया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। सो अल्फ़ा का जो वैल्यू आ गया 0.054, ये है प्रोड्यूसर्स रिस्क। 0.054 अल्फ़ा की वैल्यू है ये। सो यहाँ पर हमने अभी तक आधा सम किया है। आधा दैट मीन्स हमने अभी तक प्रोड्यूसर्स रिस्क कैलकुलेट किया है। सो आप ये नोट डाउन कर लो पहले यहाँ से प्रोड्यूसर्स रिस्क को, ठीक है, और ये इसका सॉल्यूशन है। अब हम स्टार्ट करेंगे कंज्यूमर्स रिस्क। सो आइए समझते हैं कंज्यूमर्स रिस्क कैसे कैलकुलेट करना है। नाउ कंज्यूमर्स रिस्क के लिए हमें यहाँ LTPD दिया हुआ है। LTPD दैट मीन्स P डैश दिया हुआ है, P डैश 0.08। लेकिन आप बोलोगे AQL भी P डैश था, ये भी P डैश है। हाँ सही है, ये प्रोड्यूसर्स रिस्क में कैलकुलेट होगा, ये कंज्यूमर रिस्क में कैलकुलेट होगा। सो कंज्यूमर रिस्क में जब हम P डैश लिखेंगे तो यहाँ पर P2 डैश कर देंगे, जैसे दोनों में हमें डिफरेंस पता चले। P2 डैश और यहाँ पर P1 डैश लिखेंगे। फॉर्मूला में P डैश है तो P1 डैश यूज़ करेंगे पूरा प्रोड्यूसर रिस्क में, और कंज्यूमर रिस्क में P2 डैश कैलकुलेट करेंगे। तो P2 डैश हमें दिया हुआ है 0.08, ठीक है। अब फिर से यही फॉर्मूला सेम हमें NP डैश चेंज हो जाएगा हमारा, क्योंकि P2 डैश चेंज हो गया। सो नाउ हमारा NP डैश हो जाएगा 50 इंटू 0.08, दैट इज़ 4। सो N माइनस NP डैश हो जाएगा 50 माइनस 4, 46। फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेम ये फॉर्मूला पहले आप यहाँ पर लिख दो, यही सेम फॉर्मूला आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। सो Px का फॉर्मूला लिखोगे, और Px का फॉर्मूला लिखने के बाद हम ये अप्लाई करेंगे 4। अब यहाँ पर मुझे n का वैल्यू 50 है, स्मॉल n 12, C 1, D 01। ये सेम हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कैपिटल N 50, स्मॉल n 12, C 1 एंड D 0 and 1। सो नाउ फॉर्मूला लिखेंगे पहले हाइपर ज्योमेट्रिक की, and then 4C0 into 46C12 divide by 50C12 plus 4C1 into 46C11 divide by 50C12। पहले 4 डिफेक्टिव हो सकते हैं, उसमें से 0 डिफेक्टिव निकला, सो 4C0। सो सारे के सारे गुड क्वालिटी के होंगे, सो 46C12। देन 1 डिफेक्टिव है तो 4C1 इंटू 46C11, ये 11 है, ठीक है। सो ऐसे करेंगे। सो नाउ 4C0 का वैल्यू क्या होगा, 4C0 की वैल्यू 1 होगी,
1 into 46 factorial divide by 12 factorial and 46 minus 12. So 46 minus 12, 34 factorial divide by 50 factorial, 12 factorial and 50 minus 12, 38 factorial plus 4c1, that means 4 into 46 factorial divided by 11 factorial and 46 minus 11, 35 factorial. 50c12, so 50 factorial divided by 12 factorial into 38 factorial. So सेम हम इसे ऊपर ले जाएंगे और इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे. सो वैल्यू आ जाएगी 46 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल इंटू 38 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 12 फैक्टोरियल इंटू, ये मैं ऊपर ले रहा हूँ, इंटू 34 फैक्टोरियल इंटू 50 फैक्टोरियल. अब आपको है ना सारे लेक्चर सीक्वेंस में देखने हैं तो ही आपको समझ में आएंगे. ऐसे आप बीच में लेक्चर देखोगे और कोई मैं स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा. सो आपको सारे लेक्चर सीक्वेंस में ही देखने होंगे. ना यहाँ पर 4, पहले 4 मल्टीप्लाई में है, सो 4 मल्टीप्लाई 46 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल इंटू 38 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 50 फैक्टोरियल, 35 फैक्टोरियल एंड 11 फैक्टोरियल. अब यहाँ पर एक स्टेप मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना. कौन सा स्टेप मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कि डायरेक्ट इसमें से वैल्यू क्या बचेगी, वो स्टेप. वैल्यू क्या बचेगी का मतलब क्या हुआ, 12 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ठीक है. अब यहाँ पर 46 है और यहाँ 50 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ 50 इंटू 49 इंटू 48 इंटू 47 लिख दिया, ठीक है. इंटू 46 फैक्टोरियल लिखूंगा भी तो कैंसिल हो जाएगा, सो डिनोमिनेटर में भी नहीं लिख रहा हूँ, न्यूमरेटर में भी नहीं लिख रहा हूँ. सेम 34 के साथ 38 है, सो 38 इंटू 37 इंटू 36 इंटू 35 इंटू 34 फैक्टोरियल, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस नाउ 4 इंटू. नाउ सेम, अब यहाँ पर है 46 और यहाँ है 50, सो 46 के साथ 50 को कैंसिल करना हो तो डिनोमिनेटर में बचेगा 50, 49, 48, 47 और ये 46 कैंसिल हो गया. नाउ 12 एंड 11 है तो न्यूमरेटर में बचेगा 12 इंटू 11 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया. नाउ 35 एंड 38 है तो न्यूमरेटर में बचेगा 38 इंटू 37 इंटू 36, 35 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया. सो एक स्टेप था जो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर कर दिया. सो आइए अब हम क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे और वैल्यू देखेंगे. सो 38 इंटू 37 इंटू 36 इंटू 35 डिवाइड बाई 50 डिवाइड बाई 49 डिवाइड बाई 48 डिवाइड बाई 47. तो ये आंसर आ रहा है यहाँ पर 0.3205. तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 0.3205 प्लस नाउ 4 इंटू 12 इंटू 38 इंटू 37 इंटू 36 डिवाइड बाई 50 डिवाइड बाई 49 डिवाइड बाई 48 डिवाइड बाई 47. तो ये हो जाएगा 0.439565 है तो 96 कर देंगे, 0.4396. सो 0.4396. सो फाइनली अब हम दोनों को प्लस कर देते हैं. सो 0.3205 प्लस 0.43
96, तो ये हो जाएगा 0.76, 0.76। अब ये क्या है 0.76, तो ये px है। अब हमें यहाँ पर बीटा यू फाइंड करना है। ये तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x कैलकुलेट किया है, अब हमें बीटा कैलकुलेट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि प्रोड्यूसर्स रिस्क एंड कंज्यूमर्स रिस्क कैलकुलेट करो, और कंज्यूमर्स रिस्क दैट मीन्स बीटा, एंड बीटा इज इक्वल्स टू px ही होता है। सो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.76, तो ये रहा आंसर 0.76। तो फिर से देखिए, जब हमने प्रोड्यूसर्स रिस्क कैलकुलेट किया था तो प्रोड्यूसर्स रिस्क को अल्फ़ा बोलते हैं, अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 माइनस px होता है, ठीक है। और जब हम कंज्यूमर्स रिस्क कैलकुलेट करते हैं उसे बीटा कहेंगे, और बीटा इक्वल्स टू px ही होता है। सो ये रहा आपका कंज्यूमर्स रिस्क, नोट डाउन कर लीजिए, और ये रहा इसका फाइनल सॉल्यूशन। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे न्यू सम के साथ।